फ़खर दुरानी साहब, लाहौर में पॉलिटिकल एक्टिविटी से मुतालिक आपसे सवाल हो रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लाहौर में मौजूद हैं। कल जब से वो गए अब तक मुख्तलिफ उनकी मसरूफियात रहीं। एक आज के दिन की अहम मसरूफियत थी जो असीर रहनुमा हैं शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद वगैरह, उनके घर पहुँचे। सवाल आपसे ये हो रहा है, क्या ये दौरा PTI को लाहौर में दोबारा मुतहरिक करने में मददगार होगा? बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं कि जो पंजाब है और उसमें पंजाब में भी बिलखसूस जो है लाहौर, वो एक हमेशा से सियासी तौर के ऊपर बैटल ग्राउंड रहा है। उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से जो है वो कोशिशें की जाती रहीं लाहौर को फ़तह करने के हवाले से सियासी तौर पे। तो ये एक ख़ास तौर पे पंजाब और लाहौर निगलेक्ट हो रहा था जब से इमरान खान की हुकूमत गई है और इमरान खान गिरफ़्तार हुए हैं। उसके बाद से लाहौर पे PTI की तरफ से, क्योंकि जो PTI का तंजीमी ढांचा है वो कोई इतना ज़्यादा फ़ाल नहीं है कि वो अपने वर्कर्स और अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको मुतहरिक रख सकें। उससे भी ज़्यादा ख़ास तौर पे जो एक उनके अंदर जो मनफी एक तासुर पड़ रहा था PTI के हवाले से, वो ये था कि इनके जितने भी असीर रहनुमान हैं उनके बारे में पार्टी का ना तो सोशल मीडिया और ना ही पार्टी के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनके हक़ में कोई बयानात देते हैं और ना ही उनको कभी विज़िट किया जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ पार्टी का फोकस हमेशा इमरान खान के ऊपर ही रहा है। तो इस वजह से ये इनका सुहेल अफरीदी का वहाँ पे जाना, एटलीस्ट वो उनमें एक जो वर्कर्स हैं और सपोर्टर्स हैं उनको भी जो है वो ढारिस बंधाएगा कि कम अज़ कम कुछ न कोई ना कोई पूछने वाला है उनका। और दूसरी बात मैं समझता हूँ कि इससे जो सुहेल अफरीदी के इस दौरे से जो एक परसेप्शन बनी है और वो हमने मीडिया पे कल देखा भी है, वो एक नेगेटिव भी जाता है। वो ये है कि PTI की जो हॉकिश और जो तसादुम की सियासत है वो उन्होंने उसको दूसरे सूबे में भी जाके उसको जारी रखा है। और ख़ास तौर पे जो उनसे सवालात किए गए कि आप गवर्नेंस और ये जो तसादुम की सियासत है उसके हवाले से वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रहा है, जिस तरह पंजाब में एक गवर्नेंस के हवाले से या जो एक परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है वो आपके सूबे में नज़र नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद भी ये दूसरे सूबे में जाके ये सियासी मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो ये एक परसेप्शन जो है ख़ास तौर पर ये इनके लिए एक मनफी तासुर भी अगर एक्सटर्नल पॉलिटिक्स के हवाले से देखा जाए तो ये एक पड़ सकता है। अंदरूनी तौर पे पार्टी के लिए ये एक बेहतर कदम था, लेकिन जो सियासी तौर के ऊपर ओवरऑल देखा जाए तो ये इनके लिए एक माइनस जो है वो मनफी परसेप्शन भी है कि ये अपने सूबे में जहाँ पे कोई सवालों का फ़खर दुरानी साहब जो जवाब दिया कैटेगोरिकली आई थिंक मीना आफरीदी ने, लेकिन वो किसी तरह से भी जस्टिफाइड नहीं है और इंतहाई वो बिलो द बेल्ट जवाब है। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं आपकी एक चीज़ के ऊपर इंसाइट लेना चाहती हूँ। क्या आप समझते हैं कि जो सवाल किया गया उसकी जो फ्रेजिंग थी वो दुरुस्त थी सहाफ़ती एतबार से, या वो भी बेहतर होना चाहिए था? सहाफ़ती एतबार से देखें, हमेशा से सवाल को आप ये इस तरह जिस तरह से पूछा गया है वो भी कोई दुरुस्त सवाल नहीं था। उसको किसी और अंदाज में भी पूछा जा सकता था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने भी बहरहाल वो एक इलेक्टेड मिनिस्टर थे, उनको एटलीस्ट उसी तरह की जो है वो जो अंदाज में जवाब देना, और वो भी फिर इतना डेरोगेटरी किस्म का पर्सनल रिमार्क्स किसी के बारे में देना, ये मेरा ख्याल है कि ये अवॉइड किया जा सकता था, क्योंकि वो उनके पास एक पब्लिक ऑफिस है, वो उसको अवॉइड कर सकते थे। अनफॉर्चुनेट है जो उन्होंने किया है। जो दोनों तरफ से जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़खर दुरानी साहब। अच्छा जी, उमर चीमा साहब, आपसे सवाल हो रहा है, लाहौर हाई कोर्ट में एक केस है जहां पर गैरत के नाम पर बहन के कत्ल के मुकदमे में शवाहिद में खामियों, पुलिस तफ्तीश में कमज़ोरी और एतराफ़ी बयान के मौजूदा कानूनी अदम जवाज़ की बुनियाद पर मुजरिम की उम्र कैद ख़त्म कर दी गई। सवाल इससे मुतल्लिक थोड़ी सी अपनी ये बताइएगा इंसाइट के एतराफ़ी बयानात या फिर जो तफ्तीश होती है बुनियादी तौर पर सर, इसकी वजह से बहुत दफ़ा होता है कि मुल्ज़िमान छूट जाते हैं तफ्तीश की खामियों कमज़ोरियों की वजह से। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? ट्वीक कर दिया हमने थोड़ा जो सवाल पूछा गया था उसको। जी सर। एक तो इस पर कानून साजी की भी जरूरत है और दूसरा बजट की भी जरूरत है। मुझे याद है कि कुछ साल पहले की बात है, उस टाइम मैंने FIA के हवाले से लिखा था कि उनके पास इतने केसेस हैं कि एक केस के लिए 150 रुपए का बजट है इन्वेस्टिगेशन के लिए। खैर उसके बाद वो इम्प्रूवमेंट भी आई, उन्होंने बजट बढ़ाया भी, लेकिन फिर भी आप देखें ना कि जब आपने एक इंस्पेक्टर को या एक तफ्तीशी को आप केस देते हैं तो उसके पास वसाइल नहीं होंगे तो वो दूसरों के वसाइल इस्तेमाल कर रहा होता है और फिर वो
एक इन्वेस्टिगेशन के साथ भी इंसाफ नहीं कर सकता। ये जो इतराफी बयान है ना, इतराफी बयान तो इनके लिए एक बड़ी एक कन्वीनियंट एक्सक्यूज है, एक केस को खत्म करने का तरीका है कि उसमें आप एक इतराफी बयान करें और ट्रायल कोर्ट से आप उसको की सजा दिलवा लें, वो केस जो है ऊपर जाकर वो फैसला अनडू हो जाता है। तो मेरे ख्याल तफ्तीश पर जरूर तफ्तीश की ज्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत है। इतराफी बयान की अहमियत को हम तस्लीम भी करते हैं, लेकिन वो जो है उसकी कोलैबोरेशन उसको साथ सपोर्ट एविडेंस के साथ मिलनी चाहिए। उसके बगैर एक जो भी फैसले होंगे वो आगे जाके किसी ना किसी जगह पे उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। इतराफी बयान कोई एक ऐसा कोई वैलिड एविडेंस नहीं होती। बिल्कुल सर, तो तफ्तीश वाली साइड पर वो सवाल जो है ना वो इनिशियल आपसे इतराफी बयान से मुतल्लिक ही हुआ था, इसीलिए थोड़ा सा इसको मैंने बदल के आपसे पूछा कि इसके ऊपर ज़रा फोकस हमें बता दें। आपने बड़े क्रिमिनल जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपकी एक्सपर्टीज़ है, बड़े आपने इस तरह के मुकदमे देखे होंगे, तफ्तीश होते हुए देखी होगी आपने, किस तरह से आए हो इन चीज़ों के लिए जांच पड़ताल करते हैं। तो सर आप ज़रा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अपना बताएं कि कहाँ पर एक्चुअली लूप होल्स रह जाते हैं केसेस में, और ख़ासकर इस तरह के जो केसेस होते हैं। अलीना, इसमें ज्यादा मैं जो एक चीज देख रहा हूँ ना, इसमें वसाइल का इशू है। अच्छा। जब आपके पास वसाइल नहीं होते, आप पर केस बर्डन बहुत ज्यादा है, तो आप फिर उसके साथ इंसाफ भी नहीं कर सकते। मैं जो एक एग्जांपल दे रहा था दरमियान में कि तफ्तीशी के पास इवन कोई गाड़ी भी नहीं होती, कन्वेंट्स भी नहीं होती, वो किन पर डिपेंड कर रहा होता है कि जो उस केस में पार्टीज होती हैं, फिर जो पैसे ज्यादा दे देता है वो उसके हक में फैसला कर देते हैं। और फिर यह है कि उन पे बर्डन इतना ज्यादा होता है कि, और स्टाफ की कमी होती है। ये जब तक इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे तो हम ये कोई एक भी केस टू केस बेसिस पे डिस्कस तो कर लेंगे, लेकिन ये मसला बरकरार रहेगा। और जब ये मसला, अगर एक साइड पे इसको बेहतर करने की जरूरत है, दूसरी साइड पे अगर कानून में जो खामियां पाई जाती हैं उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उसको भी बेहतर होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच उमर चीमा साहब। आगे बढ़ते हैं जी, आसिफ रशीद चौधरी साहब से सवाल करते हैं। आसिफ साहब, आपसे पूछा गया इटली ने आइंदा 3 बरस के लिए पाकिस्तानियों को 10,500 नौकरियों का कोटा अलॉट कर दिया है। आपके नज़दीक ये एकदम पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत के लिए क्या मुस्बत पेशरफ्त है? जी, मैं समझता हूँ कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ से लोग डंकी लगा के और कश्तियों में बैठ के और अपनी जिंदगियों को दांव पे लगा के यूरोप और बाहर जाना चाहते हैं दुनिया के दूसरे ममालिक में, तो उनके लिए ये एक बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन इसके अंदर जो एक पैगाम है वो क्या है कि पहले आप खुद को एम्पावर करें। देखें, इसमें बड़ी तादाद में जो लोग मांगे गए हैं वो कौन है? इसमें नर्सिंग और मेडिकल टेक्नीशियंस की अगर मैं ना भी बात करूं गो के वो भी मांगे गए हैं, लेकिन आप देखें कि शेफ मांगे गए हैं, पेटर्स मांगे गए हैं, वेल्डर्स मांगे गए हैं, हाउसकीपिंग के लोग मांगे गए हैं, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज के लोग मांगे गए हैं, फार्मिंग के काश्तकारी से मुतालिक लोग मांगे गए हैं। तो खुदा के लिए ऐसे तमाम हमारी यूथ जो बाहर जाना चाहती है वो अगर अपने आप को कैपेसिटी बिल्डिंग करके जाए तो अपने लिए अच्छा अर्न भी कर सकते हैं और उन्हें लाइफ भी दाव पे नहीं लगाना पड़ेगी, बल्कि वो लीगल चैनल के थ्रू बाहर जा सकेंगे। वो, और ये सिर्फ एक इटली की बात नहीं है, पूरी दुनिया में जहाँ पे भी लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर जो है वो पैसे भी अच्छे कमाती है और अपने मुल्क के लिए कोई बदनामी का सबब भी नहीं बनती। हमारे लिए तो सीखने की बात यह है कि सरकारी तौर पर बारहा ये बात तो की जाती है, लेकिन आज भी हम अपनी यूथ को एम्पावर नहीं करते। टेक्निकल एजुकेशन की जानिब हमारा फोकस नहीं है। बीए करने के बाद भी बच्चे को नहीं पता होता कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो सिर्फ क्लर्क ही कर सकता है, क्लर्क बन सकता है। तो अगर हमने अपने बच्चों को आगे लेके जाना है, दुनिया के अंदर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तो टेक्निकल एजुकेशन ही वो रास्ता है जिसमें आप देख लें कि दुनिया के बहुत सारे, हमारे एशिया के अंदर बहुत सारे ममालिक ने मॉडल बना के दिखाए हैं कि टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू उन्होंने अपने मुल्क को जो है वो अपलिफ्ट किया है, अपनी यूथ को एम्पावर किया है और उसी यूथ के जरिए उन्होंने मुल्क को आगे लेके गए। और वही उन्हीं की बनाई हुई चीजें, उन्हीं को सिखाई गई टेक्नोलॉजी के बलबूते के ऊपर उन्होंने अपने मुल्क को जो है वो आगे लेके गए हैं। तो टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, ये एक नारा होना चाहिए किसी भी हुकूमत का जो पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहती है। जबरदस्त, थैंक यू सो मच आसिफ रशीद चौधरी साहब। भट्टी साहब से करते हैं आखिरी सवाल। भट्टी साहब, आपके लिए जो सवाल आया है पढ़ देती हूँ। ये अभी हाल ही में ये रुझान देखा गया है, बल्कि इस साल के ख़ास तौर पे जब अदाद शुमार देखे गए तो पता चला कि हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स शामिल हैं। ये जो ब्रेन ड्रेन भी इसको आम इस तरह में कहते हैं, या बड़े स्किल्ड प्रोफेशनल्स का पाकिस्तान से जाना, आपके ख्याल में पाकिस्तान को किस तरह से मुतासिर कर सकता है आने वाले दिनों में? एक बात तो मैडम शेख इसमें अच्छी है, एक तासुर और एक बात के
बेहतर रोज़गार के लिए, बेहतर तालीम के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए लोग बाहर जाते हैं और हमारे भी जा रहे हैं, और उसका फ़ायदा भी मुल्क को होता है, उनके ख़ानदानों को भी होता है, पूरे उन ख़ानदानों से जो जुड़े लोग होते हैं उनको भी फ़ायदा होता है और मुल्क को भी फ़ायदा होता है, ज़र मुबादला आता है। लेकिन ये सूरत हाल तब ख़राब होती है जब मैडम शेख कि जब हम अपने मुल्की हालात देखते हैं तो फिर लगता है कि नहीं, सूरत हाल ख़राब है। ये तासर तो ठीक है कि लोगों को बाहर जाना चाहिए बेहतर मुस्तकबिल के लिए, लेकिन जब मुल्क के अंदर मुसलसल गुर्बत बढ़ रही हो, जब मुसलसल तौर पर महंगाई मौजूद हो, जब मुसलसल तौर पर बढ़ रही हो बेरोज़गारी, और ऊपर से सियासी अदम इस्तेकाम हो और घुटन का माहौल हो, और ऊपर से ना सेहत की सहूलतें, ना तालीम की सहूलतें, ना जान माल का तहफ़्फ़ुज़, और फिर ऊपर से एक उम्मीद, मैडम शेख, उम्मीद का होना बड़ा ज़रूरी है किसी भी मुल्क में, किसी भी मुआशरे में। मुझे अब ऐसा लगता है कि हालांकि हमारे मज़हब में भी है कि मायूसी कुफ्र है, मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग मायूस नज़र आते हैं अब किसी भी सूरत हाल में, और ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, और उनकी मायूसी बनती भी है कि इंडस्ट्री का बुरा हाल है, ज़राअत का बुरा हाल है, रियल स्टेट का बुरा हाल है, ऊपर से टैक्सों की भरमार है। 50% के करीब टैक्स अब जब डायरेक्ट हों और इनडायरेक्ट 70 किस्म के डायरेक्ट टैक्स हों, और फिर ऊपर से एक और बड़ा तासुर बड़ा गलत पैदा हो रहा है, और उसको मेरे ख्याल से जब तक हुकूमत कैटर नहीं करेगी, जब तक बड़े जो हैं वो नहीं करेंगे, तो ये सूरत हाल नहीं बदलेगी। वो क्या कि रोज़गार देने वाले खुद बाहर जा रहे हैं, बैरून मुल्क शिफ्ट हो रहे हैं, और बिज़नेस, अपना बिज़नेस बाहर ले जा रहे हैं, और ये मुसलसल हो रहा है और मुस्तकिल बुनियादों पर हो रहा है। अच्छा। UAE देख लें, बांग्लादेश देख लें, कीनिया देख लें, मलेशिया देख लें, और बड़े इसी तरह जो जहाँ यूरोप देख लें, बरतानिया, अमेरिका, तो लोग बिज़नेस अपना शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ उनका सिर्फ एक आगे नाम है, बाकी पीछे से वो सरमाया और बिज़नेस ले जाकर बाहर जा रहे हैं, और जब उनसे पूछें तो वो कहते हैं कि यहाँ कोई चीज़ फ्रेंडली नहीं है, कोई सिचुएशन ही ऐसी है कि हमें 17 महकमों को भुगतना पड़ता है। तो इस सूरत हाल में जब ये सारी सूरत हाल देखें, तो जब एक रिपोर्ट आई है कि 2 साल में 5000 डॉक्टर, 11000 इंजीनियर, 13000 अकाउंटेंट और 15 लाख के करीब जो मुख्तलिफ शुबों के माहिरीन जब मुल्क से बाहर जाते हैं, तो तब तशवीश पैदा पाई जाती है, और तब ये सोचना पड़ता है, और तब ये कहना पड़ता है कि हुकूमत इस पर तवज्जो दे और इस अपने अंदर यहाँ उम्मीद पैदा करे, बिजनेस फ्रेंडली माहौल पैदा करे, और यहाँ वो बुनियादी सहूलतें मुयस्सर करे कि लोग बाहर के बिजनेसमैन यहाँ आएँ, ना कि यहाँ के लोग बाहर जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, बड़ी अहम आपने बातें की। और टेक्नोलॉजी, मैं ज़ाती तौर पे बहुत से IT एक्सपर्ट्स को जानती हूँ जो कि यहाँ पर इंटरनेट स्पीड ना होने, बंदिशों की वजह से छोड़ के जा रहे हैं मुल्क, बल्कि मजबूर हो गए। सो इस चीज़ को बड़ा रिव्यू करने की ज़रूरत है।